प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर स्ट्रक्चर्स और फिर एग्जाम्पल्स और अंततः सारी चीजों पर एक कमेंट के साथ हम लोग इसको समाप्त करेंगे। इसकी शुरुआत मैं अब करने जा रहा हूं। इस टेंस का सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वह है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बहुत विस्तार में न जाते हुए, इसलिए कि इसका जो अभी दो एस्पेक्ट और भी चर्चा में आना है, एक सीक्वेंस ऑफ टेंस और एक यूसेज ऑफ टाइम एंड टेंस, उसमें हम और बारीक चर्चा करेंगे। अभी इस एलिमेंट्री फेज में स्टूडेंट को धीमे धीमे सारे एस्पेक्ट से परिचित कराना होता है, इसलिए यहां इतना आवश्यक है बता देना कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें हम वैसे एक्शन को रखते हैं जो अभी अभी समाप्त हुआ है। So this tense is used for those actions which have been completed in immediate past. चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब का कि प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, एक है हैव और दूसरा है हैज। ये हैव जो है, हैव इस्तेमाल होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। ये इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव को, इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई नेम, एनी नेम, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज का। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बस इतनी सी सूचना है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक सूचना है कि आई के साथ जब इस्तेमाल करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को तो हैव होगा, वी के साथ भी हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ भी हैव का करेंगे, दे के साथ भी हैव का करेंगे। ही और शी, इट और कोई नाम के साथ जब कभी प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का तो हैज का ही इस्तेमाल होगा। ये सूचना है हमारी है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वहां देखिए मेन वर्ब के बारे में हमें जानना है। मेन वर्ब के बारे में आपको मैं बताऊं कि इसमें V3 का मतलब होता है वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। इसका हम इस्तेमाल करते हैं और यह सारे पर्सन्स के साथ, सारे प्रोनाउंस के साथ V3 का ही इस्तेमाल होता है। अब मेन वर्ब के बाद हम बढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन में एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि आइडेंटिफिकेशन हम दोनों तरह से करना जाने, हिंदी के माध्यम से और अंग्रेजी के माध्यम से। तो हिंदी के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य जो हमारे सामने है वो किस टेंस का है। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही कहना है कि अगर सेंटेंस के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है इत्यादि है, तो आप समझ सकते हैं कि यह जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, इसका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर एक दूसरा और भी तरीका हिंदी के माध्यम से है हमारे सामने, और वो है कि हम जैसे मैंने पढ़ा है,
हम लोगों ने पढ़ा है, तो आ है, तुम पढ़े हो तो ए हो, वह पढ़ा है, फिर आ है, वह पढ़ी है, ई है। तो चुका हूं वाले संदर्भ से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आ है, ए है, ए हो, फिर ई है इत्यादि भी अगर वाक्य में है तो उसके द्वारा भी हम समझ लेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये तो हिंदी माध्यम से वाक्य को पहचानने का तरीका हुआ। जब हम जान लेते हैं, सर्टेन कर लेते हैं कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो फिर हम तुरंत उस तरफ बढ़ चलते हैं कि कैसे इसका सेंटेंस फॉर्मेशन अंग्रेजी में करेंगे। और इंग्लिश के माध्यम से भी देखिए कि जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिले जो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, इस फॉर्मेट में जब कोई सेंटेंस हमको मिले तो थ्रू इंग्लिश हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। बिकॉज द इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस the structure must be in this form. It will start with a subject. As a helping verb, it must contain have or has, and then finally the V3 form of the main verb. तो इन दोनों तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। और जब हो गया तो इसी फॉर्मेट में स्ट्रक्चर हमारा बनता है। अफर्मेटिव में ये फॉर्मेट होता है हमारा। अब इतनी जानकारी कर लेने के बाद हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और अब स्ट्रक्चर एक बड़ा सा हिस्सा है प्रेजेंट परफेक्ट का, और उसके डिफरेंट प्रकार हैं। उन सारे प्रकारों की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। वो कर रहे हैं, जिसमें पहला एस्पेक्ट हमारा है अफर्मेटिव। अब ये जो काइंड है, इसमें आप देखें कि एक तो जो इसका जो मेन फॉर्मूला है लिंग्विस्टिक, वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। अब इस फॉर्मूले को आप देखिए, यहां है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह यहां हैव है, V3 की जगह यहां रिटन है। ठीक उसी तरह से यहां है हमारा सब्जेक्ट वी, द सेम हेल्पिंग वर्ब एंड देन V3। हियर आल्सो वी सी सब्जेक्ट हैव एंड V3, सब्जेक्ट हैव V3, सब्जेक्ट हैज। चूंकि ही और सी के साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करते यहां, इसलिए ही और सी के साथ हमारा हैज है। और जैसे मान लीजिए कोई नाम भी अगर हम दे दें, सपोज करिए मोहन, तो ये भी लेगा हैज ही, मोहन हैज रिटन। तो यहां ही सी और नाम के साथ हैज का प्रयोग हुआ है, चूंकि हैज ही आता है इसमें, फिर दे के साथ भी हैव का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसके जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा इस फॉर्मेट में सारा स्ट्रक्चर है। अब इसके जो 6 प्रकार हैं, जिसमें एक पहला प्रकार आपके सामने रखा गया अफर्मेटिव। अब देखिए इसका नेगेटिव जो प्रकार है उसमें कुछ नहीं होता, बस एक फर्क होता है कि हैव हेल्पिंग वर्ब और ये V3 जो वर्ब है मेन वर्ब रिटन, इसके बीच में नॉट आता है, नॉट। और ये सब जगह यही नॉट हमारा बार बार आता है। और इस तरह से ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा हो गया। हिंदी भी इसकी बदल गई। जैसे इसमें है कि मैंने लिखा है, हम लोगों ने लिखा है, तुमने लिखा है, तुम लोगों ने लिखा है, उसने लिखा है, फिर उसने लिखा है, या मोहन ने लिखा है, या उन लोगों ने लिखा है। तो इसकी हिंदी भी बदल जाएगी नोट के आ जाने के बाद, कि अब ये हो गया आई हैव नॉट रिटन नेगेटिव में, वी हैव नॉट रिटन, यू हैव नॉट रिटन, यू हैव नॉट रिटन, ही हैज नॉट रिटन, शी हैज नॉट रिटन, मोहन हैज नॉट रिटन एंड दे हैव नॉट रिटन। और फिर इसकी हिंदी भी बदल गई, मैंने लिखा है जो था वो अब हो गया मैंने नहीं लिखा है। इन द सेम वे सब जगह नहीं नहीं आ गया, और इस तरह से हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा हुआ। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव। तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो तरीका आपको बताया कि कैसे किसी सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं, बस वही फॉर्मूला
वही तरीका, वही मेथड आपको अडॉप्ट करना है। क्या कि हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आएंगे। यहां हमारे हेल्पिंग वर्ब हैव है, इस हैव को जहां जहां जो हेल्पिंग वर्ब है इस हैव को हम बाहर ले आएंगे। ये हो गया हैव आई रीटन, फिर हैव वी रीटन, फिर हैव यू रीटन, फिर हैव यू रीटन, फिर हैज ही रीटन, फिर हैज शी रीटन, फिर हैज मोहन रीटन एंड हैव दे रीटन। और इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो गया। उसकी हिंदी भी बदल गई कि क्या मैंने लिखा है, क्या हम लोगों ने लिखा है, क्या तुमने लिखा है, क्या तुम लोगों ने लिखा है, क्या उसने लिखा है, क्या उन लोगों ने लिखा है, क्या मोहन ने लिखा है। तो हमारा तीसरे प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया ये इंटेरोगेटिव। इसमें कोई नियम में बदलाव नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया गया, फिर उसी तरीके की पुनरावृत्ति की जा रही है। अब चौथा जो प्रकार है हमारा वो है निगेटिव इंटेरोगेटिव का। अब उसमें भी देखिए हल्का सा फर्क करते हैं, वो स्ट्रक्चर निर्मित हो जाता है। जैसे अब ये जो हैव जो हम इंट्रोगेटिव में ले आए थे बाहर, बस उसी में या तो अगर एब्रिस्ड करेंगे तो उसी में नॉट लगा देंगे तो हैवेंट आई रीटन हो जा सकता है। या अगर आप हैव और नॉट को अलग रखना चाहते हैं तो हैव आपने यहां रखा हुआ है, इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है। अब वो जो हैव है उसको हैव आई हो गया। अब आई और रीटन के बीच में नॉट रख देना होगा आपको। तो हैव आई नॉट रीटन, हैव आई नॉट रिटन, फिर हैव वी नॉट रिटन, फिर हैव यू नॉट रिटन, फिर हैव यू नॉट रिटन, फिर हैज ही नॉट रिटन, फिर हैज सी नॉट रिटन एंड हैव दे नॉट रिटन। और इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया निगेटिव इंटेरोगेटिव में, जो चौथा प्रकार है हमारे स्ट्रक्चर का। पांचवा प्रकार हमारे सामने आता है वो है इंटेरोगेटिव विथ WH। इंटेरोगेटिव विथ WH। अब उस स्ट्रक्चर को देखिए। अब उसमें कुछ नहीं, जो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था उसमें हम एक WH वर्ड पहले डाल देते हैं। जैसे हमारा था इंट्रोगेटिव में हैव आई रीटन, अब करते हैं व्हाई हैव आई रीटन, व्हाई हैव वी रीटन, व्हाई हैव यू रीटन, व्हाई हैव यू रीटन, व्हाई हैज ही रीटन, व्हाई हैज रीटन एंड व्हाई हैव दे रीटन। और इस तरह से हमारा ये इंटेरोगेटिव विद WH हो गया। इसकी हिंदी हो गई कि मैंने क्यों लिखा है, हम लोगों ने क्यों लिखा है, तुमने क्यों लिखा है, तुम लोगों ने क्यों लिखा है, उसने क्यों लिखा है, फिर उसने क्यों लिखा है, मोहन ने क्यों लिखा है और उन लोगों ने क्यों लिखा है। इस तरह से हमारा पांचवा जो प्रकार है स्ट्रक्चर का वह समाप्त होता है। छठे प्रकार में हम देखेंगे जिसमें है वो निगेटिव इंटेरोगेटिव विद WH। उसमें हम कुछ नहीं, जो अभी इंट्रोगेटिव हुआ था उसमें नॉट की जगह हम केवल बढ़ाएंगे। जैसे उसमें था व्हाई हैव आई रिटन, अब उसमें होगा व्हाई हैव आई नॉट रिटन, व्हाई हैव वी नॉट रिटन, व्हाई हैव यू नॉट रिटन, व्हाई हैव यू नॉट रिटन, व्हाई हैज ही नॉट रिटन, व्हाई हैज सी नॉट रिटन एंड व्हाई हैव दे नॉट रिटन। और इस तरह से हमारा ये 6 प्रकार का स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट परफेक्ट में है, हम सब की चर्चा हम लोगों ने कर ली। नियम कुछ कोई नया नहीं है, कहाँ हम नॉट रखेंगे, कहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना, फिर वो कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, उसमें कोई नया नियम इसमें नहीं है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया था, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया था, इसमें भी उन्हीं नियमों की मदद लेनी है और मदद लेकर स्ट्रक्चर निर्मित करते जाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर को जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट में इतने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स की ओर, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी तरफ बढ़ने के पहले हम चाहेंगे कि अपने छात्रों को याद दिला दें कि जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में 31 एग्जाम्पल का एक पैकेज आपके सामने रखा गया था, वेल डिजाइन्ड पैकेज, और जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी उन्हें 31 एग्जाम्पल्स की चीजें रखी गई थी, तो एग्जाम्पल्स की एक बड़ी विशेषता है द ब्रिटिश डिक्शन के इस प्रोग्राम में कि सारे टेंस में हम लोगों ने 31 एग्जाम्पल रखा है। और एक और बहुत बड़ी खासियत है कि जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, उसमें केवल वर्ब के फॉर्म बदलते हैं, और चूंकि जब टेंस बदलेगा तो वर्ब का फॉर्म बदलेगा, और उस तरह से वो सारा सिमिलर एग्जाम्पल है 12 टेंस में।
ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 में सिमिलरिटी है, सबका 2 सिमिलर है, ओनली द वर्ब चेंजेस। ठीक उसी तरह से नंबर 3 का में एक सिमिलरिटी है, और 31 तक ये सिमिलरिटी आप पाएंगे। और जब पूरे टेंस का एग्जाम्पल आपके सामने होगा तब आप महसूस करेंगे कि कितना वेल प्लान्ड है इसका एग्जाम्पल। मैं उस एग्जाम्पल के, उस पैकेज के एक एक एग्जाम्पल को आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसको आप देखें। पहले हम उसकी हिंदी और उसकी इंग्लिश दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और वो है कि जैसे क्या तुमने बोला है। तो अंग्रेजी ये यस नो क्वेश्चन का एग्जाम्पल है हमारा, इसकी अंग्रेजी होगी हैव यू स्पोकन। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं कि तुमने, ये पहला तो हो गया क्या तुमने बोला है, दूसरा हो गया तुमने क्या बोला है। अब ये सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है WH से, दूसरा हमारा। तो इसमें तुमने क्या बोला है, व्हाट हैव यू स्पोकन। तीसरा देखिए, तुमने कहां बोला है, वेयर हैव यू स्पोकन। तुमने कब बोला है, व्हेन हैव यू स्पोकन। तुमने क्यों बोला है, व्हाई हैव यू स्पोकन। तुमने क्यों नहीं बोला है, व्हाई हैवंट यू स्पोकन, या व्हाई हैव यू नॉट स्पोकन। फिर तुमने कैसे बोला है, तो हाउ हैव यू स्पोकन। तुमने किसके साथ बोला है, विथ whom हैव यू स्पोकन, या हु हैव यू स्पोकन विथ। तुमने किसके लिए बोला है, फॉर whom हैव यू स्पोकन। तुमने किसके विषय में बोला है, अबाउट whom हैव यू स्पोकन। तुमने किसके विरुद्ध बोला है, अगेंस्ट whom हैव यू स्पोकन। तुमने किसको बोला है, टू whom हैव यू स्पोकन, और तुमने किस पर बोला है, ऑन whom हैव यू स्पोकन। और इस तरह से ये फ्रॉम 2 to 13, दूसरे से 13 तक हमारा WH से स्टार्ट होने वाला एग्जाम्पल है। और इसमें एक चीज हम यही आपको बता देना चाहते हैं कि इस सारे एग्जाम्पल में एक बड़ी सिमिलरिटी है और एक खासियत आप देखिएगा कि दूसरा से 13 तक के जितने भी अंग्रेजी के एग्जाम्पल हैं उसमें WH से वाक्य शुरू होता है, और उसके जस्ट बाद इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब 14 से जो एग्जाम्पल का दूसरा टर्न पड़ाव है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। 14 से लेकर 31 तक के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आधारित है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर, मतलब उसमें 2-2 वाक्य जोड़े गए हैं। अब उन वाक्यों को अब देखिए। 14 में कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने क्या बोला है, अंग्रेजी है आई नो व्हाट यू हैव स्पोकन। 15 में है तुम नहीं जानते हो कि मैंने कहां बोला है, यू डोंट नो वेयर आई हैव स्पोकन। फिर 16 में है कि हम लोग जानते हैं कि उन लोगों ने कब बोला है, वी नो व्हेन दे हैव स्पोकन। और इसके बाद का है कि वह नहीं जानता है कि तुमने क्यों बोला है, ही डजंट नो व्हाई यू हैव स्पोकन। फिर है वह जानती है कि तुमने क्यों बोला है, शी नोज व्हाई यू हैव स्पोकन। फिर है कि वह जानती है कि मैंने कैसे बोला है, शी नोज हाउ आई हैव स्पोकन। और इसके बाद सेंटेंस हमारा शुरू होता है कि मैं जानता हूं कि तुमने किसके साथ बोला है, आई नो विथ whom यू हैव स्पोकन। मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किसके लिए बोला है, आई डोंट नो फॉर whom यू हैव स्पोकन। फिर मैं जानता हूं कि तुमने किसके विषय में बोला है, आई नो अबाउट whom यू हैव स्पोकन। और मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किसके विरुद्ध बोला है, आई डोंट नो अगेंस्ट whom यू हैव स्पोकन। आगे का एग्जाम्पल है जिसमें है कि मैं जानता हूं कि तुमने किसको बोला है, आई नो टू whom यू हैव स्पोकन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किस पर बोला है, आई डोंट नो ऑन whom यू हैव स्पोकन। इसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू होता है, ये 25 तक की बात कर दी गई। 26वां वाक्य हमारा होता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों नहीं बोला है,
Do you know why I haven't spoken? फिर है, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने बोला है? डोंट यू नो दैट आई हैव स्पोकन। ये 27वां एग्जाम्पल है और इसमें केवल दैट लगता है। दैट के बारे में हमने विद्यार्थियों को पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूं कि दैट का एग्जाम्पल इसलिए रखा गया है कि कहां दैट हम इस्तेमाल करेंगे लिंकर के रूप में, ये विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 27वां एग्जाम्पल, जो पूरे टेंस के 27वां एग्जाम्पल में ही दैट की चर्चा है। तो यहां आपका ध्यान खींचते हुए कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर दूं कि हिंदी के वाक्य में आप देखिए, वाक्य है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने बोला है। की के बाद जब WH वर्ड नहीं हो सेंटेंस में तो वहां का लिंकर दैट अवश्य होता है। इसलिए यहां देखिए अंग्रेजी हो रही है, डोंट यू नो दैट आई हैव स्पोकन। और बाकी जगहों पर की के बाद कोई ना कोई WH वर्ड है। हर जगह जहां भी 14 से लेके और 31 तक के जितने वाक्य को आप देखेंगे कि की के बाद कोई ना कोई WH वर्ड है। तो जब WH वर्ड होगा तो फिर वहां दैट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो वहां हम जो WH वर्ड हमारा होता है, जैसे मान लीजिए कहां है तो वेयर, क्यों है तो व्हाई, कैसे है तो हाउ, इसी से हम वाक्य को जोड़ते हैं। तो 27वां एग्जाम्पल हर टेंस का, सिंपल, प्रेजेंट टू फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, 27वां एग्जाम्पल रखा गया है इसके लिए ताकि विद्यार्थी हर टेंस में बार बार दैट का प्रयोग सीख लें, ताकि भविष्य में कभी कोई गलती ना हो उनसे। अब इसके आगे का है कि तुम क्यों नहीं जानते हो, ये अलग तरह का एग्जाम्पल है। तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने कैसे बोला है। अंग्रेजी हो रही है, वाई डोंट यू नो हाउ आई हैव स्पोकन। वाई डोंट यू नो हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने कैसे बोला है तो हाउ जब आया, हाउ के बाद फिर ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नियम के अनुसार फिर वहां सब्जेक्ट है। देखिए, वाई डोंट यू नो हाउ आई हैव स्पोकन। नेक्स्ट है कि तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने क्या बोला है, वाई डोंट यू नो व्हाट आई हैव स्पोकन। और इसके आगे है हमारा वाक्य कि क्या तुम जानते हो कि मैंने कब और कहां बोला है। डू यू नो व्हेन एंड वेयर आई हैव स्पोकन। और अंतिम एग्जाम्पल हमारा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने क्यों और कैसे बोला है। डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई हैव स्पोकन। और इस तरह से 31 एग्जाम्पल्स का एक पैकेज प्रेजेंट परफेक्ट पर आप छात्रों के सामने रखा गया। और इसके जो नियम है उसको मैं फिर दोहरा दे रहा हूं एक बार कि पहला सेंटेंस हमारा जो इसमें है 31 में, पहला सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन पर आधारित है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो V3 फॉर्म में है इसमें पहला। दूसरा से लेकर के 13 तक एग्जाम्पल जो सिंपल सेंटेंस तो है और WH से शुरू है, इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। 14 से लेकर के और आप 25 तक जाएं तो देखें वहां प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे मैं जानता हूं तो आई नो प्रिंसिपल क्लॉज है। और उसके बाद व्हाट यू हैव स्पोकन, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और दोनों को जोड़ने से ये सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स। तो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है उसमें हमने बताया था उन दोनों टेंसेस में भी कि उसमें WH के बाद हमेशा सब्जेक्ट देना है आपको। यहां भी आप देखेंगे कि सारी जगहों पर वही नियम अप्लाइड है। WH के बाद दिया हुआ है सब्जेक्ट, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये डिफरेंस कि सिंपल सेंटेंस में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH के बाद, सेकेंड पार्ट के WH के बाद हमेशा सब्जेक्ट देना है, इसको कभी भी नहीं भूलने की जरूरत है। और यही नियम टेंस के तमाम टेंस में बार बार अप्लाई किया जाएगा। और इतना करने के बाद हजारों नहीं, अगर 1000 बार को यूनिट बना दिया जाए तो लाखों स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स के हाथ में आ जाता है। कॉन्फिडेंस 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाता है।
और इस तरह से हम एक बुनियाद, बहुत गहरी बुनियाद भाषा की डाल लेते हैं टेंस को समाप्त करते करते। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को अब यहाँ समाप्त कर रहे हैं।